नमस्कार, दिन का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। टीम का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव। देश के पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं और इस बार उनके बयान ने खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि गजनी और लोदी हिंदुस्तानी लुटेरे थे। हामिद अंसारी का कहना है कि अपनी किताबों में लोग ये छपवाते हैं कि कोई लोधी है तो कोई गजनी है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे बल्कि ये हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे। और इतना ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आगे कहा कि राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए लोग कहते हैं कि उन्होंने ये तोड़ दिया और वो तोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि ये तोड़ने वाले कोई भी बाहरी नहीं थे, सब के सब हिंदुस्तानी थे। तो देखिए, इसको लेकर बीजेपी ने हामिद अंसारी के बयान पर करारा पलटवार किया है। बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान पर कहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा नेता बताने के बाद हामिद अंसारी ने अब सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले गजनी की तारीफ कैसे कर दी भैया। अब इसको लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। वार पलटवार का दौर एक तरह से शुरू हो चुका है और सीधे सीधे इसको लेकर के अब तमाम जो रुख है वो सामने आ रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनवाते सबसे पहले आप। और हमारे ताल्लुकात हमेशा ईरान से बहुत करीबी रहे, झगड़े भी हुए हैं हमारे। हिंदुस्तान जब बादशाहत हमारे यहाँ थी और ईरान में बादशाहत थी तो झगड़ा कहाँ होता था? कद्दार पे होता था। हिंदुस्तान की सल्तनत आधे अफगानिस्तान पे रहती थी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपाते हैं कि कोई लोदी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ उन्होंने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। फिर से एक बार हामिद अंसारी जी और कांग्रेस इकोसिस्टम गजनी गैंग की तरह काम करते हुए गजनी का महिमा मंडन कर रहा है। वही गजनी जिसने सोमनाथ को तोड़ने की हिमाकत की। वैसे कांग्रेस पार्टी तो सोमनाथ मंदिर का विरोध करती है, पर उनके इकोसिस्टम वाले भी कभी शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा बोलते हैं, जोश वाले युवा, और अब कहते हैं कि गजनी तो हिंदुस्तानी था। ये हिंदुस्तानी था, इसको फॉरेनर क्यों बोला जाता है? ये दिखाता है कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को हमेशा महिमा मंडित करने का काम कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम करता है। तो आपने सुना, एक तरफ चाहे बात हामिद अंसारी की हो या फिर उसके बाद में आए बीजेपी की प्रतिक्रिया की, ये कहा जा सकता है हामिद अंसारी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से विवादों में हैं। ऐसे कई सवाल अब लोगों के जहन में हैं। सवाल ये कि अंसारी के बयान का ऐतिहासिक आधार आखिर क्या है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि मंदिरों पर हमलों को कमतर दिखाने की कोशिश क्या की गई है, और गजनवी को लेकर जो ये बयान दिया है इसके मायने क्या है। और वहीं तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि मध्यकालीन इतिहास को साफ सुथरा दिखाने का क्या ये प्रयास है? तो ये वो तमाम अहम सवाल है जो लोगों के जहन में है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से हामिद अंसारी का बयान सामने आया, पहला ऐसा मौका नहीं है। ये वही हामिद अंसारी हैं जो देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन जब वक्त बदला तो इन्होंने बाकायदा ये कहा जाए मुस्लिमों की असुरक्षा होने की बात कही, माइनॉरिटीज पर लगातार अत्याचार होने की बात इनकी जुबान से कही गई, और इसके अलावा भी लगातार वो कई ऐसे बयान देते रहे हैं जिसके चलते वो विवादों में रखे हैं। अब गजनी हो, लोधी हो, और उनका हम जानते हैं ये वो सभी मुस्लिम आक्रांता थे जो भारत में आए, विदेशी जमीन से भारत को लूट कर लेकर गए। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जितना बड़ा रोल ये कहा जाए अंग्रेजों का था, उससे कहीं ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचाने में इन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं का था। लेकिन अब उन्हें भी क्लीन चिट देते हुए हामिद अंसारी नजर आते हैं, और विदेशी धरती की नहीं बल्कि अब वो गजनी और लोधी जैसे मुस्लिम आक्रांताओं को, अत्याचारियों को भारतीय लुटेरे कह देते हैं। बिल्कुल, और अभी सवाल उठने लगा है कि आखिर गजनी लोदी बाहर से क्यों नहीं आए थे? ये ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को? क्या तोड़फोड़ मचाने वाले हिंदुस्तानी थे? सवाल ये भी उठ रहा है। और किताबों में जिस तरह से जानकारी दी गई है, क्या वो इतिहास गलत था, या जो बाकी लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो उसे गलत करार दे रहे हैं? राजनीतिक फायदे के लिए क्या उनका ये बयान है?
और राजनीतिक फायदा है, तो क्या इतिहास के साथ वो इतने जिम्मेदार पद पर रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान सवाल खड़े करता है, आखिर उनकी सोच किस तरफ जा रही है? बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि अब बहुत कॉन्फिडेंटली इसको लेकर के बदल दिया जाता है स्टैंड। AR रहमान का केस सामने आता है, उस दफा भी हम ये सवाल देखते हैं और अब हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख करेंगे। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, रवि भट्ट और रूपेंद्र दुबे नेता बीजेपी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल रूपेंद्र जी आप ही से रहेगा मेरा, ये जो अंसारी साहब कह रहे हैं, जिसको लेकर के जिक्र वो कर रहे हैं, जब वो संभाल रहे थे उस जिम्मेदारी को जिसको लेकर के कहा जा रहा था, और अब सवाल भी उसी को लेकर खड़ा किया जा रहा है कि उस दौरान तो इस तरीके की कोई टीका टिप्पणी नहीं सामने आती है, यानी कि सिलेक्टिव अप्रोच इस तरीके से AR रहमान के केस में भी हमने देखा। मेरी आवाज आ रही है? मैं जी हेलो जी जी, रुपेंद्र सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, सारी पैनलिस्ट को जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आप कर रहे थे हामिद अंसारी की, ठीक है। ये तो देखिए कांग्रेस के जो है पहले भी नेता रह चुके हैं और ये हमेशा जो है देश विरोधी बातें करेंगे। देश के लिए कभी ये सब बातें किया ही नहीं इन लोगों ने। इन लोगों की मेंटलिटी यही रही है कि हाँ कि देश को तोड़ो और राज करो। जैसे अंग्रेजों की जो है बातें थी ना कि देश को तोड़ो और राज करो, सेम सिचुएशन पे ये लोग बैठे रहते हैं। आखिर हम 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने की कगार पे हैं और आज ये बात कर रहे हैं फिर वही हिंदू मुस्लिम। इससे क्या होगा? आइए बात करिए। हम ये बात करते हैं कि हम देश को 2047 में देश को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे। हमारा जो कंपटीटर है वो अमेरिका है, हमारा जो कंपटीटर है इजराइल है। इन सबसे ऊपर जाना है। इनकी अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर जा रही है अमेरिका जैसे, उन सब पे डिस्कस करें ना। नहीं, लेकिन रुपेंद्र जी आखिर हामिद अंसारी का ये बयान क्यों आया, और वो भी ऐसे वक्त में जब पिछले कुछ वक्त से कभी वो अक्सर यही बोलते हुए नजर आते हैं कि हिंदुस्तान में मौजूदा स्थिति ऐसी है कि जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम पक्ष वो असुरक्षा यहाँ पर महसूस करता है। कभी उनका PFI को लेकर ताल्लुक नजर आ जाता है, बीच में कई बार ऐसी भी तमाम खासतौर से सुरक्षा को लेकर ऐसे तमाम कनेक्शंस की बात कही गई। हालांकि उनकी तरफ से उसे निराधार बताया गया जब ईरान से भी उनका कनेक्शन एक तरह से पाया गया। और अब उनका गजनी और लोधी को लेकर यह बयान कि वो भारतीय लुटेरे थे इन मुस्लिम आक्रांताओं को लेकर, वो किस बात की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैम, 2027 का उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है, जैसे बंगाल में इलेक्शन आने वाला है। इन लोगों की सिर्फ बौखलाहट इसीलिए है कि कुछ ना कुछ इनको मिर्ची मसाला चाहिए, ये लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन संदीप जी, क्या ये सिर्फ चुनाव के पहले, जैसा अब रूपेंद्र जी बोल रहे हैं कि ये चुनाव के पहले की बौखलाहट है, या फिर हामिद अंसारी अगर उनके जैसा कोई मंझा हुआ नेता अपनी बात को वो बखूबी जानते हैं कि उनकी बात का क्या प्रभाव होगा, विवाद होगा या किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, उनका ये बयान आना क्या मायने, क्या इसके मतलब क्या है? देखिए नैना जी, हामिद अंसारी का जो बयान है वो पहली बार नहीं है। इसके पहले आपको याद होगा जब वो उपराष्ट्रपति थे, जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उनका एक बयान आया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान डरा हुआ है। तो वो समय समय पर इस तरीके के बयान देते रहते हैं। जब भी उन्हें सुर्खियों में आना होता है, जब भी भारतीय मीडिया के बीच में उन्हें छाना होता है, तो एक मंजे हुए नेता आप कह सकती हैं, लेकिन मैं मंजा हुआ नेता नहीं मानता। लेकिन संदीप जी, सिर्फ सुर्खियों में आना वजह है या कुछ और बड़ी वजह भी इसके पीछे है, ये भी समझना होगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। डॉक्टर शिवानंद जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो बयान सामने आया हामिद अंसारी का, और गजनी और लोधी को उन्होंने कह दिया वो भारतीय थे, तो किस इतिहास में पढ़ाया गया और किस बिना पर उन्होंने बयान दे दिया है? गुड आफ्टरनून पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, और रितु जी और गीतू और नैना जी, तीनों को भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। देखिए, उन्होंने ये सब मीडिया में इनका अभी अंसारी साहब को कोई ज्यादा चर्चे में कहीं नहीं है और ये मीडिया में आने का एक प्रयास चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपने ही पार्टी के नेता की इस तरह से निंदा कर रहे हैं, आप अपने ही पार्टी के माध्यम से उन्हें जो चुने गए थे पूर्व उपराष्ट्रपति, आप उन्हें कह रहे हैं कि वो मीडिया में आने के लिए इस तरह से बयान दे रहे हैं। नहीं, उनका निजी बयान रहेगा। हमारा कांग्रेस पार्टी से उनसे कोई लेना देना नहीं है।
उनको जो लगा है, उनको अनुभव, अच्छा, लेकिन knowledge उनका के ये निजी ये बड़ा एक अजीब सा वाकया हो जाता है शिवानंद जी, जब ऐसा कोई बयान सामने आ जाए किसी भी नेता का जो विवादों में घिरता हुआ नजर आए, जो पूरी पार्टी के लिए मुसीबत बन जाए, उससे पल्ला झाड़ दिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, खासतौर से मोहम्मद गजनवी उर्फ गजनी या फिर लोधी, उनको हिंदुस्तानी कहाँ से नजर आते हैं? अफगान की धरती से आए एक ये कहा जाए पश्तून और दूसरा तुर्क शासक के तौर पर माना जाता है। जब हिंदुस्तान में आए उनकी मंशा थी हिंदुस्तान का सोना लूटने की, हिंदुस्तान की हर एक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की। वो उनको मुस्लिम आक्रांता बाहर ही नजर नहीं आते, और आप कह रहे हैं कि उनका निजी पूरा बयान है। इनसे मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको कि उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, भले वो कांग्रेस के वो वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं मानना चाहता हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में कौन सा अच्छा काम किया? हिंदू मुसलमान आप बैकफायर करने की कोशिश कर रहे हैं रुपेन जी, और आपकी बात पे कुछ रुपेन जी जवाब दे रहे हैं। मैम हाँ, अभी ये बात कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारे देश के लुटेरे ही थे, ये आपको मानना पड़ेगा। और रही बात अंसारी जी अभी कह रहे थे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद जी कि क्या कहते हैं सुर्खियों में आने के लिए। साहब अगर क्या कहते हैं बीजेपी पार्टी के कोई अगर नेता होंगे, कल की डेट में कोई ऐसा बयान करेंगे तो क्या कहते हैं उनको ऐसा बोलना पड़ेगा? सुर्खियों में आने के लिए आपको विवादित बयान ही करना पड़ेगा? अरे आइए हम देश की विकास की बात करें, आप उसमें जो है विवादित बयान करिए ना। आप ये क्या कर रहे हैं कि विवादित बयान कर रहे हैं? उन्होंने आज जो है पार्टी में नहीं है। नरेंद्र मोदी अच्छा काम किया? मैं भी हिंदू, कितना हिंदू को नौकरी दिया? यार महंगाई चरम पर है, बेरोजगार महंगा है, क्या किया मोदी साहब ने? कुछ नहीं किया। मोदी साहब ने जो कर दिया ना, कांग्रेस सरकार कभी कर भी नहीं पाएगी। कुछ नहीं किया। आज चौथी अर्थव्यवस्था बनी हुई है साहब, इसलिए बनी हुई है। आप ये मत कहिए मोदी सरकार ने क्या किया। आज उत्तर प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक रोड पे आपको कहाँ मिलेगी? ये मोदी सरकार ने दिया है। मोदी सरकार ने कभी नहीं किया अपने पहले। अरे साहब आप क्या बात करेंगे? आप ये 2013 में क्या कहते हैं जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स था उसमें आपने जो है केदारनाथ या उसमें जो है तो भी आपने धांधलेबाजी कर लिया था। आप बात करेंगे? पूरी तरह से बीजेपी लुटेरी पार्टी है। 2013 में रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम ले लीजिए साहब, पार्टी है। ब्लू बीच किसकी कंपनी थी? आपको पता नहीं 700 कुछ करोड़ का घोटाला किया था, लाशों के ऊपर भी घोटाला कर लिया गया था। बॉन्ड के नाम पे कितना आप नकार दीजिए कि ब्लू बीच कंपनी रॉबर्ट वाड्रा जी की नहीं थी। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं रुपेन जी और शिवानंद जी, मुझे एक बात बताइए, हामिद अंसारी का आखिर इन मुस्लिम आक्रांताओं से इतना प्रेम क्यों है? उनको ये कहा जाए कि उनको विलेन क्यों नहीं है वो मानते, और उनको क्यों वो हिंदुस्तानी बताने पर तुले हुए हैं? क्यों नहीं मानते कि विदेशी धरती से आक्रांता आए और उन्होंने हिंदुस्तान को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया? क्यों इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं वो? देखिए, मैं पहले ही नैना जी पहले ही क्लियर किया हूँ, कांग्रेस पार्टी से अंसार साहब से हमसे कोई लेना नहीं। उनका निजी राय हो सकता है, हम कभी सहमत नहीं है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी डॉक्टर शिवानंद? आप इसका बहिष्कार करते, जो बयान उन्होंने दिया है, क्या पार्टी के नेता सामने आएंगे और कहेंगे हाँ हम उनसे ताल्लुक नहीं रखते हैं और इस बयान की निंदा करते हैं? बोलिए। देखिए वो एक रिस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रहा है उस टाइम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही वो बने थे। आप अपने जवाबों को ना इधर गोल मोल इस तरफ से घुमा के उस तरफ से प्रेजेंट कर देते हैं, जब पूछा जाए तो पल्ला झाड़ देते हैं बहुत कन्वीनियंटली। ये बहुत आम हो चुका है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, रवि जी, इतिहासकार हैं, वो अपने शब्दों में बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे आपको। रवि जी, क्या इतना आसान हो गया है कि यहाँ पर इतिहास को इस तरीके से पिरो कर बता देना, चेंज करके बता देना अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से? मेरा रिएक्शन किसी के स्टेटमेंट पे नहीं है, पर मैं केवल आपकी बात का जवाब ये दे रहा हूँ कि हिस्ट्री वो होती जिसको हिस्टोरियन एक्सेप्ट करे, और उसके जो हिस्ट्री को जो इंटरप्रेट करने का ढंग है वो तो कोई भी आदमी कभी भी कर सकता है और उसका अपना व्यू हो सकता है। तो रवि जी, जरा आप ही एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, जो शायद बात हामिद अंसारी तक पहुंच जाए, कि आखिर मोहम्मद गजनवी या लोधी ये कौन थे? हिंदुस्तान में वो क्यों आए थे? किस उद्देश्य के साथ में आए थे? किस धरती से आए थे? क्या उनका बैकग्राउंड था? देखिए, मिडविल एज के अंदर एक बहुत आयरनी है। मिडविल एज जो थी उसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो भी रूलर्स होते थे वो हमेशा जो अपना राज्य बढ़ाने के का प्रयत्न करते थे
और राज बढ़ाने के प्रयत्न में बिना किसी मतलब के भी दूसरे पर अटैक कर देते थे। आज के जमाने में अगर कोई भी नेशन दूसरे नेशन के ऊपर अटैक करता है तो उसको भले झूठा ही सही, तो उसको कोई ना कोई एक्सक्यूज देना पड़ता है कि भाई इस वजह से मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो जमाना था जबकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म था कि जो भी उसका कहते थे पराक्रमी है, बहुत ही साहसी, उसने अपनी सीमाएं बढ़ा ली। तो ये जो आपका मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद गजनी को ये सारे इतिहास का इसमें एक मत है कि वो जो था वहां से केवल इस वजह से आया था क्योंकि यहाँ पर धन को लूटने आज के लिए के आया। परिप्रेक्ष्य में रवि जी, और लेकिन धन इसकी को- महत्ता है क्या? आज इस पर हम चर्चा क्यों करें? किताबों में तो लिखा हुआ है, इतिहास जो है वो इतिहास के पन्नों में चीजें दर्ज हैं, उन्हें बार बार ला ला कर भाई इस वो तरीके से गजनी में छेड़खानी करना, गजनी को लेकर के कहना, लोधी को लेकर के कहना, ये क्या दिखाता है? देखिए यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरा किसी ने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, हामिद अंसारी ने दिया है, किसी ने दिया, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं हिस्ट्री पे आपको बात बता रहा हूँ। जी रवि जी, हम आपसे हिस्ट्री जानना चाहते हैं सर, हम आपसे जानना चाहते हैं गजनवी और ये लोधी थे कौन और कहाँ से आए थे? देखिए वो इंडिया, वो देखिए अगर आप इस बात को देखिए, बहुत मजेदार बात है, हिस्ट्री की बात भी बहुत मजेदार बात होती है। अगर आप इसको वो मानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अगर आप उस तरीके से आप चलेंगे तो आप कह दिए कि वो भी हिंदुस्तानी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत छोटे पीरियड के लिए यहाँ का जो अपना मौर्य जो एम्पायर था उसने एक्सटेंड किया था वहां तक, पर उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया था यहाँ तक, तो इसके मतलब वो विदेशी हुए। इसके मतलब ये हुआ, ठीक है सर, यानी कि ये कहा जाए कि हम अफगान बॉर्डर या फिर वो, क्योंकि हम जो अभी तक पढ़ते रहे हैं खासतौर से इन लोगों के बारे में, एक पश्तून शासक, एक तुर्क शासक, और ये कहां पर पाए जाते हैं पूरा संसार जानता है। अफगान धरती से आए और हमेशा मुस्लिम आक्रांताओं ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया, संदीप चौधरी जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नुकसान तो उस समय पहुंचाया इस तरह के आक्रांताओं ने, लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में आखिर क्यों कभी ये कहा जाए हामिद अंसारी को मुस्लिम यहाँ पर सुरक्षित नजर आ जाता है, कभी यहां पर उनके कनेक्शंस कभी ईरान से कनेक्टेड नजर आ जाते हैं। अब उनको यहां के जो लुटेरे रहे हैं विदेशी धरती वाले, वो उन्हें विदेशी तक बोलने से बच रहे हैं, ऐसा लगता है। क्यों उन्हें वो हिंदुस्तान का टैग देने की कोशिश में जुटे हुए हैं? देखिए नैना जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से निकलकर किसी राज्यपाल के पद पर जाता है या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद पर चला जाता है, तो वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता है, वो एक संवैधानिक पद पर आ जाता है। वो एक प्रोटोकॉल है संदीप जी, प्रोटोकॉल है। लेकिन जो आत्मा रहती है, जो शुरुआत उस पद पर पहुंचाने वाला, उसके पीछे एक बैकग्राउंड वो एक पार्टी का होता है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे बात राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, जब अगर वो उस पद पर बैठे हैं तो वो एक तरह से राजनीतिक व्यक्ति नहीं, एक संवैधानिक पद पर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विचारधारा की बात है यहाँ पर मुख्य तौर से। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे विष्णु शर्मा जी हैं, जो विसंता विष्णु शर्मा हैं, वो कांग्रेस से राजनीति करके आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं आसाम में। उन्होंने कल ही कहा कि अगर कोई मुसलमान रिक्शा में तुम्हें बैठा के ले जाता है और वो 5 रुपए मांगता है, उसे 4 ही रुपए देने हैं, नहीं तो उसको जुतियाना है, उसको मारना पीटना है। तो ये चीजें राजनीति में किस नेता को किस टाइम पे कौन सी राजनीति सूट कर रही है, किसको यूजीसी की राजनीति सूट कर रही है, किसको हिंदू मुसलमान की राजनीति सूट कर रही है, किसको इस तरीके की हामिद अंसारी क्यों ये बयान दे रहे हैं, उन्हें यहाँ पर किस तरह से राजनीतिक फायदा हो रहा है या किसी और को फायदा पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये समझाइए जरा। गीतू जी, ये राजनीतिक लोग हैं और इनके लिए मैं यही कह सकता हूं कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं कि राजनीतिज्ञों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। तो हामिद अंसारी के जो बयान हैं वो ना बीजेपी को सूट करते, ना कांग्रेस को, ना दूसरे लोगों को, लेकिन इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर एक डर का माहौल बनता है और लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। संदीप जी, एक बात आप बहुत नपे तुले शब्दों में यहाँ पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं बिल्कुल समझ भी पा रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है, जैसा कि शिवानंद जी कह रहे हैं कि भाई ये उनका निजी बयान होगा या चर्चा में आने के लिए, लेकिन हामिद अंसारी ये उन शख्सियतों में से एक रहे हैं, पद पर रहते हुए भी कई बार उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, चाहे बात तिरंगे को सलामी देने की बात हो, योग दिवस से नदारत रहने की बात हो, अब इतिहास से छेड़छाड़ करने की बात हो, मुस्लिमों को हमेशा असुरक्षित रहने की बात हो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करता है, वो एक बड़े जिम्मेदारी संवैधानिक पद
पर बैठा हो और जैसे ही वो पद से हटे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है नैना जी आपने कही। जिस तरीके से गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, ठीक हामिद अंसारी भी अपने कार्यकाल में जब वो राजनीति करते रहे इसी तरीके के बयान वो देते रहे और वो आदत उनकी आज तक छूटी नहीं है। नहीं, लेकिन इससे क्या मानसिकता क्या दर्शाई जाती है, ये तो समझाइए जरा। आखिर क्यों वो मुझे एक बात बताइए, आखिर क्यों इन मुस्लिम आक्रांताओं को हिंदुस्तानी आधार कार्ड देने की कोशिश में जुटे हुए हैं? वो चाहते हैं कि उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी जाए। देखिए नैना जी, जिस तरीके से उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें हिंदुस्तानी लुटेरे कहा, इस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता। इवन जिसने इतिहास नहीं पढ़ा है, जिसने थोड़ा बेसिक भी पढ़ा है, 9-10 तक भी पढ़ा है, वो भी कह सकता है उसने भी गजनी के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके के लुटेरे थे, किस तरीके से वो अफगानिस्तान से यहाँ पर आए थे और उन्होंने पढ़ते रहे और हमेशा इन लोगों को आक्रांताओं के तौर पर देखते रहे हैं। ऐसा लगता है इतिहास के साथ में भी, इतिहास के पन्नों में भी बड़ी छेड़छाड़ की गई। बिल्कुल बिल्कुल नैना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक बिल्कुल। रखता हूं। और ये देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अगर इतिहास के पन्नों के साथ ये वरिष्ठ लोग छेड़खानी करेंगे, ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग छेड़खानी करेंगे जिनकी एक जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक पद पर काबिज रहे हैं, और उसके बाद भी इस तरह के बयान, शिवानंद जी, वाकई ये बताता है कि क्या कांग्रेस वाकई ये साबित करना चाहती है कि इस देश में अगर कुछ भी गलत है तो हिंदुस्तानी ही है। आक्रांताओं को भी अगर आप हिंदुस्तानी बताएंगे तो फिर कैसे माने कि आप वाकई हिंदुस्तान के निवासी है या फिर यहाँ पर रह रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि उनका निजी राय हो सकता है, हमारा पार्टी से मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता तो है शिवानंद जी, आप इस विचारधारा पर जरूर अपना रोशनी डाल सकते हैं। और गीतू, ये वही हामिद अंसारी है जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्रवाद पर चिंता जाहिर की थी, उसको लेकर उन्होंने बड़े विवादित बयान दे दिए थे। देखिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, देखो इस देश में जब से नरेंद्र मोदी 11 साल से आए ऐसे हो रहे, हिंदू मुस्लिम ही हो रहे। नहीं, क्या हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम अब कौन कर रहा है ये बताइए ना। हामिद अंसारी का ये बयान हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा फिर ना, बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं ना, तो आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है ऋतु। हाँ, तो मस्जिद के नीचे शिवलिंग कौन ढूंढ रहे हैं? शिवानंद जी, अच्छा ये बता दीजिए, ऋतु कुछ सवाल पूछे लेकिन ये भी बता दीजिए, आपने कहा बीजेपी आरएसएस करी, तो हामिद अंसारी को हम बीजेपी का नेता माने या आरएसएस से जुड़ा हुआ माने? देखिए, हामिद अंसारी साहब एक रिस्पेक्टेड उपराष्ट्रपति रहे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो उनका निजी राय कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। रुपेन जी, क्या वाकई ये एक तरह से हामिद अंसारी की निजी राय हो सकती है? क्या टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इलेक्शंस आने वाले, और यहाँ पर इन्होंने चिंता जाहिर कर दी है कि हिंदुस्तानी थे, यानी जो आक्रांताओं को लेकर हमेशा बीजेपी सवाल उठाती रही है, ऐसे में अगर यहाँ पर गजनी और लोधी को आक्रांता ना बताकर ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी थे, तो सीधे तौर पर हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं, हिंदुस्तानी लुटेरे होते हैं, यही माना जाए? देखिए मैम, हमारे जो भारत के हमारे जो यहाँ पे वीर पुरुष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। मैं इनसे सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, भारत की राजधानी दिल्ली में हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, लोधी रोड क्यों रखा गया? सुभाष चंद्र बोस रखने में इनको दिक्कत आ रही थी? भगत सिंह रोड रखने में दिक्कत आ रही थी? आखिर इनका ये कौन सा प्रेम था जिन्होंने हुमायूं क्या हमारे देश के लिए कुछ ऐसा किया? साहब ये नहीं बोलेंगे, ये इनको मानना पड़ेगा कैसा कौन सा प्यार था इन लोगों को कि जो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, लोधी, ये सब क्यों रखा इन्होंने? साहब, अगर आप भगत सिंह रोड रख देते तो मुझे बड़ी खुशी होती, अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद रोड के तो मुझे बड़ी खुशी होती, अगर आप ये कलाम साहब रोड रख देते मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन इन सब ने क्यों नहीं रखा? वो देश के लुटेरे थे। जितने भी यहाँ बाबर आए, हुमायूं आए, औरंगजेब आए, ये साहब दारा सिकों का नाम नहीं लेंगे ये लोग, मैं इनको सुनना चाहता हूँ। दारा सिकों औरंगजेब का भाई था, वो जो है कभी जो है राजनीति में हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं, वो चाहता था हमारा देश प्रथम रहे, भारत को आगे बढ़ाना चाहता था। वो जो है गीता भी पढ़ता था, वो कुरान भी पढ़ता था, वो जो है क्या कहते हैं अपना ये भी पढ़ता था, संस्कृत की वेद पुराण पढ़ता था, लेकिन ये लोग उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी? उसको देशद्रोही बता दिया कि मुस्लिमों का दुश्मन है। दारा सिकों का नाम आप बता दीजिए, इन्होंने क्यों नहीं रखा? वो लुटेरे थे या शासक थे? भूपेंद्र जी, एक मिनट, ये जो बहस अभी छिड़ी हुई है यहाँ पर, सीधे सीधे उन्हें ये टैग देना, वो क्या थे, वो देश के लिए क्या कर गए, आक्रांता थे, क्या लूट गए, ये चीजें इतिहास में है ना पहले से, वही तो सवाल है।
उन्हें कौन कौन जाकर के बार बार उजागर करता है वो दूसरा प्रश्न हो जाता है। और नैरेटिव कौन सेट करता है? जब आप एक गरिमामयी पद पर होते हैं तब आप नहीं, आपकी जबान से इसको लेकर नहीं निकलता है, उसके बाद आगे आपको बोलना होता है इस चीज पर। संदीप चौधरी भी हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ, देखिए रितु जी, बीजेपी नेता ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबर रोड आपको मिल जाएगा, अकबर रोड आपको मिल जाएगा, हुमायूं रोड आपको मिल जाएगा। और इन्हीं के बनाया हुआ लाल किला देश के अंदर है, जिसके ऊपर 3 बार मोदी जी 26 जनवरी पे, 3 बार 15 अगस्त पर झंडा फहराकर गर्व और गौरव से पूरे देश को वो आश्वस्त कर चुके हैं, भाषण दे चुके हैं। तो ये चीजें आज करना, अगर कोई दुनिया का मेहमान आके आपसे पूछने लगे कि ये लाल किला किसने बनवाया था जहाँ से हम झंडा फहरा रहे हैं, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि ये नाम हमने आज भी जिंदा रखे हैं, जहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है, जहाँ से हम गौरव महसूस करते हैं। उस लाल किले को तो अभी तक बुलडोजर चल जाना चाहिए। जिस तरह से जो हिस्टोरिकल इस तरह के जो स्थान है, हिस्टोरिकल स्थान है, इसमें कोई शक नहीं। अभी भी हम देखते हैं खासतौर से जब एक बड़ी सी एक इमारत नजर आती है, खासतौर से संसद के तौर पर पुरानी बिल्डिंग, अंग्रेजों की देन है। ताजमहल से लेकर लाल किले तक ये तो एक सब चीख के जीते जागते सबूत है ना। विदेशी धरती से जो मुस्लिम आक्रांता हैं उनकी देन है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बल्कि इतिहास को और पुख्ता कर देता है। लेकिन वही तो बात बार बार कही जा रही है, हामिद अंसारी को आखिर क्या प्रेम है इन मुस्लिम आक्रांता, विदेशी आक्रांताओं से? अंसारी के खिलाफ तो नैना जी सरकार को अब तक एक्शन ले लेना चाहिए था। अगर इन्होंने कुछ भी गलत बोला है तो ये व्यक्ति जेल में क्यों नहीं? आज हमारी हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, सनातन की बात करने वाली सरकार है, पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है। तो मुझे लगता है अगर इसने एक शब्द भी गलत बोला है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है सरकार क्यों बैकफुट है। सरकार ने अब तक इनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला? जिस तरीके से कुंभ के अंदर अभी मुक्तेश्वर हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन डॉक्टर रवि भट्ट से इसका जवाब ले लेते हैं। रवि भट्ट जी, इस तरह की कई ऐसे तमाम स्थान हैं हिंदुस्तान में जो जब आक्रांता जब आए हिंदुस्तान में, उन्होंने उसका निर्माण कराया अपने अपने अलग अलग शासनकाल के वक्त में, ये हम सभी जानते हैं। अकबर की बात हो या उसके बाद में एक लंबी फहरिस्त है ऐसे तमाम स्थानों की। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान की जमीन उन आक्रांताओं की हो गई क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि कोई आदमी अपने किसी के खेत में काम कर रहा, कहते कि मेरा खेत हो गया। ऐसा थोड़ी ना है। वो जो इन्वेडर है वो इन्वेडर है। इन्वेडर अगर आया हिंदुस्तान की बाउंड्री के बाहर से, जो भी आएगा ही विल बी कॉल्ड इन्वेडर। और इन्वेडर आके जो भी काम करेगा, अगर उसने 20 खराब काम किए उसमें एक अच्छा भी कर दिया है, तो वो यहाँ अच्छा सर, अब आप क्योंकि अगर खराब काम की बात है तो सर एक बात ये भी बता दीजिए कि कितना नुकसान इन आक्रांताओं ने, खासतौर से लोधी या गजनी जैसे लोगों ने हिंदुस्तान के मंदिरों तक को पहुंचाया, किस तरह से लूटमार मचाई हिंदुस्तान में? देखिए भाई, अगर ये सबको मान लो 2 करोड़ दिनार के बराबर तो खाली ये सोमनाथ से लेके गया है, बराबर धन लेके यहाँ से गया है। और ये यहाँ से मंदिरों पे इनका, ये लुटेरे थे, बाहर से आए थे। और इनका जो एक हिस्टोरियन है उसका नाम है अल बिरनी, जो इनके साथ ही आया था, उसने ये बात खुद लिखी है। वो खुद फारसी का था, ईरान का था। उसने ये बात लिखी, अलबर्टी ने लिखी है कि जिस ढंग से मोहम्मद गजनी ने आकर यहाँ पर आतंक मचाया है, यहाँ पर कत्लेआम करा है लोगों का, उसकी वजह से इस एरिया के जितने विद्वान लोग थे वो यहाँ से चले गए। और बहुत दिनों तक इस एरिया में, जो सोमनाथ के आसपास के इलाके में, वो लोग नहीं रहे, डर के चले गए थे। तो ये तो सर्वविदित है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि वो गजनी में पैदा हुआ, गजनी के अंदर उसकी मृत्यु हुई और गजनी के अंदर ही वो दफनाया गया। तो वो विदेशी आक्रांता तो था ही, वो हिंदुस्तानी कब से हो गया? ये तो कोई भी इतिहासकार मानने को तैयार नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद ये हामिद अंसारी को नजर नहीं आता, और हामिद अंसारी शायद इसी वजह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।